हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर इंजीनियर फरमान मलिक। आज का ये वीडियो लेक्चर खास तौर से आप लोगों के लिए है जिन्होंने 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं और अब तक आपकी 11th क्लास की क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस एपिडेमिक कंडीशन की वजह से, जिससे आज हमारा देश गुजर रहा है, इसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई। तो इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूं। आई एम रेडी टू टीच यू। आर यू रेडी? मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत एनर्जेटिक हूं। आप भी उठ जाइए, लेजीनेस को छोड़ दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम को वेस्ट मत करिए। टाइम से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कब उठोगे, कब सीरियस होगे? क्या लॉकडाउन खुलने का इंतजार करोगे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हमारे स्कूल खुलेंगे, कब हम कोचिंग जाएंगे, तब हम पढ़ लेंगे बाद में? अभी पबजी में अपना सारा टाइम दे दो। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा मैटर करता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर इन मैथमेटिक्स विच इज सेट। तो हमारा आज का टॉपिक है सेट। आपकी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो आप देखेंगे वो होगा सेट। तो हो सकता है कि ये वर्ड आप पहली बार सुनते हो, सेट। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि सेट का क्या मीनिंग है। तो सेट की अगर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बोली जाए तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली आपको एक बात बता दूं कि हमेशा से एक चैलेंज रहा है सेट को डिफाइन करना मैथमेटिशियन के लिए। मान लीजिए किसी ने डिफाइन किया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट? कलेक्शन। तो किसी ने पूछा सेट कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, तो कलेक्शन का क्या मीनिंग है? तो कलेक्शन का मीनिंग उसने बताया एग्रीगेट कह सकते हैं। एग्रीगेट को क्या कहते हैं? उसने एग्रीगेट को कहते हैं क्लास का। क्लास को क्या कहते हैं? क्लास को कहते हैं कलेक्शन। तो आपने देखा वही साइकिल वापस घूम रही है, बिकॉज सेट इज अ प्रिमिटिव वर्ड। बहुत पुराना वर्ड है सेट या फिर सेट्स। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन एग्रीगेट भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो ये जो सारे वर्ड आप देख रहे हैं, चारों वर्ड, ये साइनोनिमस वर्ड हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप याद रख लीजिएगा। अब उसने कहा था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो कहा सर यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? तो ओके, ऑब्जेक्ट्स का जो मतलब होता है यहां पर वो होता है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था और बहुत सारी जगह भी हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं। हर फील्ड में हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं। अब एलिमेंट वो वाले नहीं है, सब्सटेंस वाले नहीं है, ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स वाले नहीं है। जैसे कि किसी ने खाना बनाया, उसने कहा कि आपने इस खाने में क्या एलिमेंट्स डाले कि बड़ा अच्छा खाना बनाए, बहुत टेस्टी खाना बना। इंग्रेडिएंट्स को एलिमेंट्स बोल देते हैं। किसी ने कोई परफॉर्मेंस दिया तो कहा वाव, क्या एलिमेंट्स का आपने यूज किया है अपने डांस में। तो एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स का मेंबर्स, तो मेंबर्स के भी बहुत सारे मतलब हैं, यानी कि उसके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट हो गए, फिर से कहीं ऑब्जेक्ट हो गए या मेंबर हो गए, तो वो कहला सकते हैं। तो ये भी तीनों सिनोनिमस वर्ड हैं। सेट, कलेक्शन, एग्रीगेट, क्लास, चारों वर्ड का एक ही मतलब है। और ऑब्जेक्ट भी बहुत प्रिमिटिव वर्ड है। ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपने फिजिक्स में बहुत सुना होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी वगैरह वगैरह। तो एलिमेंट, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट, ये भी सिनोनिमस वर्ड हैं। इन तीनों वर्ड का भी एक ही मतलब होता है। तो अब हम पढ़ें अगर सेट की डेफिनेशन। अब एक बात आप सुन लीजिए, जो भी मैं लिख रहा हूं और आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इतना दिमाग आपके पास है कि कौन सी चीज लिखने की और कौन सी चीज नहीं। तो आज से ही अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो आइए अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट की डेफिनेशन को नोट करिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? तो सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब जो असली बात है, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, वो है वेल डिफाइंड। यहां पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कौन सी चीज वेल डिफाइंड होती है और कौन सी चीज वेल डिफाइंड नहीं होती है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मन ही मन में उसका आंसर देना। अपने आप बात समझ में ना आए तो कह देना। अब देख लीजिए वो क्वेश्चन क्या है। मैंने आपसे पूछा कि बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन सा है? विराट कोहली, एबी डिविलियर्स नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं, सर डॉन ब्रैडमैन, कौन सा है? तो हर किसी के लिए रोहित शर्मा,
आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए आपका फेवरेट हो सकता है, मेरे लिए मेरा फेवरेट हो सकता है। लेकिन बेस्ट क्रिकेटर को क्या डिफाइन करने का कोई क्राइटेरिया है? सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुआ है, कोई पारी बहुत अच्छी खेल लेते हैं। तो बेस्ट क्रिकेटर को जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, इसको डिफाइन करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बेस्ट ऑथर इन द वर्ल्ड, अब कोई कार्टून के ऊपर लिख रहा है, कोई रियल स्टोरीज के ऊपर लिख रहा है, कोई हॉरर स्टोरीज लिख रहा है, कोई लव स्टोरीज लिख रहा है, किस तरीके से डिफाइन करोगे भैया? किस तरीके से डिफाइन करोगे कौन सा ऑथर बेस्ट है और कौन सा ऑथर बेस्ट नहीं है? तो यही चीजें मैंने जो बोली हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड ही नहीं है। किस तरीके से आप लाओगे? द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडिया या इन बॉलीवुड, कैटरीना कैफ, तो कैसे पता लगाओगे? दीपिका पादुकोण, किस तरीके से पता लगाओगे? क्योंकि इसको आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। आपके लिए आपकी पसंद हो सकती है, मेरे लिए मेरी पसंद हो सकती है। अब मैं यहां पे एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं कि इवन नंबर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10, इवन नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, तो 2 से बड़ा इवन नंबर 4, 6, 8 और लेस देन 10 ये है कि वो इवन नंबर जो 2 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, ये सारे हो गए। तो ये अब मैं इनका कलेक्शन कर देता हूं, सपोज कर लीजिए ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं, बाकी इनके साइन और सिंबल के बारे में अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो ये जो कलेक्शन है 4, 6, 8 का, मैंने तो स्टेटमेंट बोला था, कलेक्शन तो अपने आप बन गया, वेल डिफाइंड था इसलिए तो बन गया। तो इसी कलेक्शन को कहेंगे सेट। अब मैंने कहा ऑल द बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, क्या मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई सारी बुकों को फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है? कितनी बुकें लिखी होंगी? 100, 200, 300, 400, कितनी लिखी होंगी? क्या आप उन बुकों के नाम ला सकते हैं? आंसर है यस, ला सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये सेट का तो हो गया, बिल्कुल हो गया। इसी तरीके से मैं कहूं कि कितनी मूवीज हैं, कौन कौन सी मूवीज हैं जिसमें सलमान खान ने काम किया है, बिल्कुल आसानी से पता चल सकती है। सारी मूवीज डिफाइंड ही तो है, ऐसी कोई मूवी है जो उसमें नॉट डिफाइंड है जिसका नाम आपको पता नहीं हो या जिसको आप नहीं पता लगा सकते। तो ये सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इन्हीं को कहते हैं सेट। तो सेट की डेफिनेशन मैं समझता हूं क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, लीजिए 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएगा? अब ये एग्जांपल मैं जानबूझ के बता रहा हूं, फिर इसमें एक चीज बताऊंगा आपको। तो ये जाएगा इनफाइनाइट तक। इसके अंदर जो अब कहोगे कि ये भी नॉट डिफाइंड है, ये तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कैसे सेट हो गया? नहीं, ये सेट हुआ। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी काउंटिंग जो है वो अनकाउंटेबल है, उनकी गिनती नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है। लेकिन वो डिफाइंड तो है ही, नेचुरल नंबर क्या आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए नेचुरल नंबर के सेट को हम n से लिख देते हैं। सिंपल n हो गया, n के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए, 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इस सेट को कहते हैं इन्फिनाइट सेट। सेट तो है लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट सेट। और ये जो सेट है ये फिनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज फिनाइट। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आगे समझाने वाला था, फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट या नॉन फिनाइट सेट क्या होता है। तो अब यहां से जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि सेट का मीनिंग क्या है। तो सेट का मीनिंग है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बात खत्म, इतना सा फंडा था, याद कर लो, कभी भूल नहीं पाओगे अब कि सेट का क्या मतलब है। इतना सिंपल है। अब आगे आइए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, क्या सिंबल इसमें यूज होते हैं। तो सेट में अपना अगला जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखने के क्या रूल हैं, क्या तरीके हैं, कौन से साइन है। तो उससे पहले दो साइन समझ लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बताऊंगा, इसको नोट कर लेना। ये सिंबल हैं जो बहुत काम की चीज है। इस तरीके से कॉलम बना होगा यानी कि 2 डॉट लगे होंगे, ये सिंबल है सच दैट का। अब कोडिंग लैंग्वेज चलेगी, इतना इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे वर्ड में। अब आने वाले हैं आपके सिंबल, तो जहां भी सच दैट आएगा, अभी मैं आपको इसको आगे दिखाऊंगा, वहां पे बनेंगे ये 2 कॉलम। उसके बाद ये डबल पैरेलल लाइन बना के एरो बन जाएगा, इसका मतलब होगा इंप्लाइज दैट। फिर ये दोनों साइड जब एरो बनेगा, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। फिर उल्टा ए बनाओ इस तरीके से, और ए में जो बीच में डंडा बनाते हो उसको थोड़ा सा लंबा कर दो, तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंबल है जिसको आप बार बार देखोगे, ये इस तरीके से ई बनाओ, ऐसा ई मत बनाना,
थोड़ा सी शेप में, सी बना और बीच में इस तरीके से कर दो इसको। जो ये जो सिंबल है, इसका ये सिंबल है बिलोंग्स टू, कि कोई एलिमेंट अगर उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू। अब इस पे कट लगा दो तो इसका मतलब हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका यूज हम आगे करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कि इसका क्या मतलब है। अगर कॉलन लगाओ तो सच दैट, एरो का इंप्लाइज दैट, डबल एरो का इफ एंड ओनली इफ, और अगर उल्टा ये बन जाए तो फॉर ऑल, और ये जो ई बनी हुई है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और अगर ई पे कट लगा दें तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में क्या होता है। तो सेट का डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स दो तरीके से दिया जाता है, यानी कि एक ही सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? दो, याद रखिएगा। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला जो है उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। और जो दूसरा तरीका है हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यस, ये दो तरीके से हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम उसको एक लॉजिक के जरिए दिखाते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट के थ्रू दिखाते हैं। इसमें हम लिखते हैं एक स्टेटमेंट लॉजिक के साथ, सिंबल के साथ। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? उस सेट के सारे एलिमेंट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे और उनको सेपरेट कर देंगे कॉमास के साथ। ऑब्जेक्ट्स सेपरेट विद कॉमास। मान लो सारे अल्फाबेट आए, अल्फाबेट में जितने भी हमारे वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ए, ई, आई, ओ, यू। अब किसी ने कहा कि आपको क्या करना है? अ सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो सारे वॉवेल्स मैंने लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। ये मेरे कौन है? ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसलिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स सेपरेट विद कॉमास, विद कॉमास। और इसको इंक्लोज कर देना होता है ब्रेसेस के अंदर, यानी कि करली ब्रैकेट बना देनी होती है। तो इसके अंदर करली ब्रैकेट बना दीजिए। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो अभी हम रोस्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। पहले सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे और फिर रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करना सीखेंगे। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। मैं आपके साथ हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट में आपको क्या करना है? सारे एलिमेंट लिख लिए। मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देख लीजिए, तो सारे एलिमेंट्स कॉमा लगा दिए, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर इनको बंद कर दीजिए। कौन सी फॉर्म कहलाएगी? ये फॉर्म कहलाएगी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। पूरे पैटर्न पे पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं, और 1 by 1 हर टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में। पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा ये सेट है या नहीं है। तो मैंने बता दिया था जो वेल डिफाइंड हो, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं उसको आप यस कर दें, और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसको नो कर दें। तो वो पहला क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको या तो ये साइन लगाना है या तो ये साइन लगाना है। यूज ई और ये वाला साइन लगाना है, ई पे जो कट लगा हुआ है। अब मैंने कहा 11 डैश, और इस सेट का जो मैं नाम है वो ए बना देता हूं। इस सेट का नाम क्या है? ए। तो 11 ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 ए में नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग टू। अब आपको इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने पहले समझाया था। अब सपोज कर लीजिए मैंने कहा 5 डैश ए, तो 5 ए में बिलोंग कर रहा है, ये रहा, तो 5 बिलोंग्स टू ए। तो इस सिंबल का हम इस तरीके से यूज करते हैं। हम बात करेंगे अपनी दूसरी फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म की। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इसमें मैंने कहा था आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए, मैं आपको दे रहा हूं कोई भी एक स्टेटमेंट। मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, ठीक, ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। अब इसको सेट फॉर्म में लेके आओ।
अब कोई आपसे कहे, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब कोई कह रहा है रोस्टर फॉर्म, तो मैंने आपको सिंपल ये भी बता दिया था कि 1 से बड़ा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटा है, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। इस सेट का नाम मैंने ए डाल दिया। अब देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो मैंने कहा कोई सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट एक्स है, आप एन भी ले सकते हैं, चलिए मैं एन ले लेता हूं, जो भी एक नंबर है, एन ले लिया। अब ये देखिए ये किसका सिंबल मैंने बताया था, सच दैट, तो एन की जो भी वैल्यू होगी वो ए के अंदर जाएगी। एन की जो भी वैल्यू होती है अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो ए के अंदर जाएगी, यानी कि जो ए में वैल्यूज मानी जाएंगी वो एन की वैल्यूज मानी जाएंगी। तो सेट ए इज इक्वल टू एन सच दैट, अब एन क्या है, एन जो है वो लेस देन है 10 से और ग्रेटर देन है 1 से। अब 1 से बड़ा तो 1.2 भी तो हो सकता है, 1.3 भी तो हो सकता है, लेकिन वो कहता है नेचुरल नंबर वेयर कॉमा लगा देते हैं n बिलोंग्स टू, यानी कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी कि n की वैल्यूज नेचुरल नंबर से लोगे तो ये बात साफ हो गई, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यही वैल्यूज ले सकते हो। 1 से बड़ी लोगे तो क्या लोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटी लोगे तो क्या ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आए या नहीं आए। अब n की जो वैल्यूज होंगी वो एक इक्वल है, तो क्या ये दोनों सेट सेम है या नहीं है। बस इसको मैंने दूसरे तरीके से लिखा है और इसको दूसरे तरीके से लिखा है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म के, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको अच्छे से समझना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म को, कि सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनती है। अब एक बात मैं और बता दूं, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो कैपिटल एन से डिनोट होता है। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, इनके सेट के सिंबल क्या है, बिकॉज इन सेट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये जो हमारे नंबर्स के सेट हैं इनके सिंबल्स क्या हैं। तो ये दोनों फॉर्म मैंने आपको दिखा दी है। सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं और रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना होता है, और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर बंद कर देना है, वंस अगेन। अब सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नोट आप कर लीजिएगा। अब देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट सेट्स नेचुरल नंबर, जो पहला सेट है नेचुरल नंबर, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, सभी जानते होंगे नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करते हैं, होल नंबर हो जाता है। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आएगा अपना इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के जो सेट को अपन डिनोट करेंगे वो Z से करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब इंटीजर्स के बाद कौन सा नंबर आएगा, इंटीजर्स के बाद आएगा रेशनल नंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, रेशनल नंबर R से डिनोट नहीं होता है, रेशनल नंबर डिनोट होता है Q से। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो Q पे उसके एक्सपोनेंट में, जहां एक्सपोनेंट बनाते हैं पावर में, वहां पे प्लस का साइन बना दीजिए, और अगर वो नेगेटिव रेशनल नंबर है तो माइनस का साइन बना दीजिए। अब उसके बाद आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर आप जानते हो, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दुनिया के सारे नंबर ले लें। तो रियल नंबर्स को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल R से, यानी कि जो R है वो सबसे बड़ा सेट है। जब मैं सबसेट पढ़ाऊंगा तो उनके बीच में रिलेशन भी पढ़ाऊंगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेट्स आप नोट कर लीजिए कि किसका क्या सिंबल होता है। नेचुरल नंबर का N है, होल नंबर का W, इसी तरीके से ये सारे लिख दिए गए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पर। सो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारे सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और इसको हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में दे रखा है, हमें कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत आसान है। इसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे, तो पहले मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बस पैटर्न है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या पैटर्न इसमें नजर आया। जिस बच्चे को जितना जल्दी पैटर्न समझ में आएगा उसका क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। तो सपोज कर लेता हूं मैं कोई यहाँ पे इस तरीके से, आप x मान लीजिए एलिमेंट को, n मान लीजिए, आपकी मर्जी। तो ये मुझे 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, और कहां तक, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा।
तो मैंने यहां पर लिख लिया कि n और साथ में 3n जितने भी होंगे वो मेरे सेट ए में जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि n की वैल्यू मेरी 1 2 3 4 तक जानी है। अब मैं यहां पे लगा देता हूं सच दैट। अब सच दैट क्या है? n 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 क्योंकि 3 1 जा 3 भी हमको चाहिए, या फिर 1 से बड़ा हो बट इक्वल हो और लेस हो 4 के। 3 4 जा 12 और 4 से बाकी छोटा ही होगा, तो n हो गया लिमिटेड हमारा, 1 से 4 तक ये जा सकता है। अब n है क्या चीज? 1 2 3 4 क्या होती है ये? क्योंकि 1 से बड़ा तो 1.3 भी हो सकता है फिर से, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये स्टेटमेंट आपको इस बात को लिमिटेड कर देगा कि यहां पे नेचुरल नंबर ही हो सकता है, यानी कि 1 होगा या तो 2 होगा या 3 होगा, 2.5 नहीं होगा। इसको आप क्लोज कर दीजिए, यानी कि सेट ए इक्वल टू 3n। अगर n की वैल्यू यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4। अब का ये तो गलत हो गया, सेट तो हमारा 3 6 9 12 था, तो मैंने पहले ही बता दिया था हम जो यहां पर लिखते हैं इसका कहते हैं ए कंटेन 3n, यानी कि 3n की वैल्यू ए में जानी है। अब n की जगह 1 रखवाओ, यहां पर 3 1 जा 3, 2 रखवाओ 3 2 जा 6, 3 रखवाओ 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेटमेंट को हमको किस तरीके से बताना है, इसका क्या मतलब है। यहां पे मैंने सिर्फ n का डिस्क्रिप्शन दिया है, जो वैल्यूज है वो 3n की हमारे इसके अंदर जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के लिए ये सॉल्यूशन हो गया। आपका सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है, इसी क्वेश्चन का मैं डिफरेंट सॉल्यूशन बता देता हूं। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने x ले लिया, अब सच दैट क्या है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो x है वो 3 का मल्टीपल है। x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि x 3 का ही मल्टीपल होगा। हो गई बात? जो कि 3 के इक्वल होगा या 3 से बड़ा होगा, 12 के इक्वल होगा या 12 से छोटा होगा। अब तक 3 से बड़ा 4 तो इसमें है नहीं, लेकिन यहां ये भी तो लिखा है कि 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो मल्टीपल भी तो नहीं है, यानी कि 3 का पहले मल्टीपल 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, क्योंकि असली बात यहां समझने की है, रटने की बिल्कुल भी नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। अब आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका दे रखा है वो है 2 4 8 16 32। कोई बच्चा अगर पैटर्न पहचान रहा है तो ठीक है, मुझे तो समझ में आ रहा है पैटर्न बहुत आसानी से। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। बड़े आसानी से मिल गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेट ए कंटेन 2 की पावर n सच दैट n is greater than or equal to 1 but less than or equal to 5 where n belongs to n नेचुरल नंबर। ये लिखना आपको पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सारी वैल्यूज यही तो बन जाएंगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3.5 4.5। कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि n कोई नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर लिख दूं तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इन बातों को समझने के लिए ही मैंने आपको ये सेट पढ़ाए थे। n का मतलब, w का मतलब, z का मतलब। अब आपको समझ में आती होंगी ये सारी बातें। आइए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब तीसरा देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि सेट नहीं, ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। 6 7 क्लास का बच्चा भी इसको आराम से सॉल्व कर सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। सेट ए कंटेंट, सॉरी यहां पे 2 नहीं है 5 है। तो 5 25 125 625 इन नंबर से भी आप फैमिलियर होंगे। 5 की पावर n, 5 की पावर 1 होती है 5, 5 का स्क्वायर 25, क्यूब होता है 125, 5 की पावर 4 होती है तो 625। तो 5 की पावर n वेयर n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 4 वेयर n बिलोंग्स टू n। n कोई नेचुरल नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये देख लीजिए 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि कहीं भी नहीं रुक रहा है। यहीं पे कर देता सॉल्यूशन नंबर 4 ए कंटेन, ये सारे 2 के मल्टीपल है, साफ हमको दिखाई दे रहे हैं। 2 1 जा 2,
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो मैं लिख देता हूं 2n, a इक्वल टू 2n। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, और कहीं भी n नहीं होगी, यानी कि सारे नेचुरल नंबर। यही हमारी फ्रेंड जो होता है, यही स्टूडेंट्स हमारी इवन नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2n। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर सच दैट n बिलोंग्स टू n। बात खत्म हो गई, इतना कर लीजिए, ये तो ऐसे ही हो गया। सारे नेचुरल नंबर और वो सारे इवन नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ की। क्या फिफ्थ में आपको पैटर्न पहचानने में आ रहा है? बताइए कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? 1 4 फिर 9, अजीब सा पैटर्न है, ना ही किसी भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो मेरे तो समझ में आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है सारे, और 10 का स्क्वायर लास्ट में 100। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं n स्क्वायर, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 10। 10 तक ही तो गया है। अब n है क्या? n कोई नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वहां पे सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी गई होगी और आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये सारे सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और हमको कन्वर्ट करने हैं रोस्टर फॉर्म में। बहुत सिंपल है, टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 मैंने लिख रखे हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x कोई इंटीजर है, ये बात आपको पहले बता दी। -3 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं है। तो आइए इसका आंसर, मैंने इसके बीच में जगह इसलिए छोड़ी ताकि मैं यहां पर आपको आंसर समझा सकूं। तो इसका आंसर लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और इंक्लोज कर देते हैं विद इन ब्रेसेस। तो इंटीजर -3 से बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 से लेस है वो, 7 से लेस। लीजिए आगे आंसर। तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सेट बिल्डर में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको वो पहले समझाया अच्छे से। अब आइए सेकंड पार्ट पे। सेट b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। याद रहे नेचुरल नंबर है कोई। अब हमने अच्छे से लिखा था, हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो उन सिंबल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं और इतनी लैंग्वेज हमको लिखनी नहीं पड़ेगी। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x कोई नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि वो 6 से लेस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड पार्ट जो है सेट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का है और नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, उसकी डिजिट का जो सम आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 के साथ 7 ले लीजिए 8 हो जाएगा, या 7 के साथ 1 ले लीजिए 8 हो जाएगा, सिंपल ट्रिक। 2 के साथ 6 ले लीजिए 8 हो जाएगा, या 6 के साथ 2 ले लीजिए 8 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 3 5 या फिर 5 3, उसके बाद 4 4, बाकी वही पैटर्न रिपीट होने लगेगा। तो ये आ गई आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म, जो कि बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है डी, सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम डिवाइजर या फैक्टर ऑफ 60, यानी कि कोई प्राइम नंबर जो 60 का फैक्टर हो, 60 को डिवाइड करता हो। तो कौन कौन आ जाएगा, 1 तो प्राइम है नहीं, 2 प्राइम है 60 को डिवाइड करता है, 3 प्राइम है 60 को डिवाइड करता है, 5 प्राइम है 60 को डिवाइड करता है, 7 नहीं करेगा, उसके बाद 11 नहीं करेगा, उसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो गए प्राइम नंबर जो कि 60 को डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पे बस एक क्वेश्चन आपको और डिफाइन करूंगा। क्वेश्चन नंबर वैसे इसमें 6 है, 5 और 6 दोनों सेम ही है मेरे हिसाब से, तो वो देख लीजिए। अगर कोई वर्ड आ जाता है, जैसे मैं कोई वर्ड लिख दूं ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स, और कहा जाए कि इसके अल्फाबेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स
यूज्ड इन ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिए, अगर कोई लेटर इसमें 10 बार आया, 5 बार आया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वो एक ही है, तो सेट के अंदर वो एक ही बार लिखा जाएगा। दिस इज द बेसिक। बस इसके बारे में यही बेसिक है। अगर कोई लेटर मोर देन 1 टाइम्स अकर हुआ है, लेकिन वो सेट में एक ही बार लिखा जाएगा। तो इस सेट को मैं ए से डिनोट कर लेता हूं, T, R, I, G, O, N। फिर से वो आया, नहीं लेंगे। M अभी लिखा नहीं है हमने, E ले लेंगे। T हम लिख चुके हैं, R भी हम लिख चुके हैं, बचा Y। दिस इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स अकर इन द टर्म ट्रिगोनोमेट्री। बस ये टर्म आपको समझाना था। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लेटर रिपीट नहीं करने, क्योंकि एक सेट के अंदर बेसिक है, कोई भी 2 एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि उन दोनों का मतलब सेम होगा, आप चाहे यूज उसको कितनी बार करो, लेकिन सेट में लेटर तो आ रही है ना। बस क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी 3 टाइप के सेट पे बेस्ड है। तो आइए वो 3 टाइप सेट्स के क्या है उसको पढ़ लेते हैं। वैसे सेट्स के बहुत सारे टाइप हैं अलग अलग क्राइटेरिया पर, तो ये 3 हम टाइप पढ़ लेते हैं सेट के। तो जो पहला सेट है आपका वो है एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम है एम्प्टी मतलब खाली, तो ये सेट होता है खाली। अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज देयर। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। अब मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट। ये दोनों वर्ड हर बच्चा जानता है कि एम्प्टी सेट और नल सेट, लेकिन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं तीसरा नाम जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल खाली होगा। इस टाइप को कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर फाई इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। अब ये है फाई आपका, फाई को मैंने ब्रेसेस में बंद कर दिया है, या फिर फाई को इस तरीके से लिख दूं तो ये कहलाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहूं नेचुरल नंबर, फाइंड अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। कोई नेचुरल नंबर x जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब 1 के बाद नेचुरल नंबर आता है 2 और 2 के पहले आता है 1, लेकिन ये 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है। वेल डिफाइंड तो है ना, आपने आंसर तो पता लगा ही लिया कि कोई भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको आंसर पता नहीं लगा, तो ये सेट में आएगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अगर ये एम्प्टी है तो ये सेट में क्यों आएगा, बिकॉज सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो वेल डिफाइंड से मतलब ये कि डिफाइन तो हो रहा है ना कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो गया फाई। फाई मीन्स एम्प्टी सेट। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो ये था एग्जाम्पल और इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब मैं आपको दूसरी बात बताने वाला हूं, इक्वल सेट्स। तो आइए देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, if 2 sets have same elements, जैसा कि नाम है उसका इक्वल सेट्स, if 2 sets have same elements then they are called equal sets। जो उनकी वैल्यूज है वो भी सेम होंगी और जितने वो नंबर है वो भी सेम ही होंगे। सपोज कर लीजिए मैं कोई सेट लिख रहा हूं A 1 2 3 4 और कोई सेट लिख रहा हूं B, ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। तो यहां पे देख रहे हैं अगर कोई एलिमेंट है X जो A में आ रहा है तो ये इट इज कंपल्सरी कि वो B में भी बिलोंग करेगा। तो अगर सारे एलिमेंट A के और सारे एलिमेंट B के सेम है तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। तो हम यहां पे लिखेंगे A इज इक्वल टू B। अब आइए आगे देखते हैं। तो तीसरा टाइप है यहां पर वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स।
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो जब यहां पे वर्ड आ गया सेट यानी कि वेल डिफाइंड तो होंगे। इफ द एलिमेंट्स आर काउंटेबल इन अ सेट देन दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और याद रखें कि एम्प्टी सेट भी, एम्प्टी सेट, एवरी एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट। हर एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा क्योंकि इसमें होता है जीरो एलिमेंट जो कि काउंटेबल है। अदरवाइज ये हो जाएगा इनफाइनाइट, जैसे कि आपका सेट हो गया नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, रियल नंबर्स का, कोई गिन के दिखा दे कितने होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, इनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। और दोज सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट इफ देयर एलिमेंट्स आर काउंटेबल। और एवरी एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये 3 टाइप के सेट थे जो उससे आपकी आगे वाली एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट। इसके जो बेसिक थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इक्वल सेट्स, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब जो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, इसमें से कौन सा सेट नल सेट है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा चारों क्वेश्चन को करने में। तो आइए जल्दी से पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वो सारे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यस इट इज अ नल सेट। दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं है, नो, बिकॉज इसमें आएगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी, इसलिए ये नल सेट नहीं है। इसका हमने रीजन भी दे दिया है। दूसरा, एन एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है y और सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइन में यहां पे बना रहा हूं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन यही होती है, दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 पैरेलल लाइनें जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती तो क्या कोई पॉइंट उनपे कॉमन हो सकता है? कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो उनपे कॉमन होगा। तो इस वजह से फोर्थ वाला जो एग्जांपल है वो भी नल सेट का है। आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। तो आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, दोनों की डेफिनेशन हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन आया, द सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो एक साल में जो भी मंथ होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो ये फाइनाइट होगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहां एंड होगा हमको नहीं मालूम, इस वजह से ये हो गया इनफाइनाइट सेट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। अब जो थर्ड सेट हम देख रहे हैं 1 2 3, फिर बीच में बहुत सारे एलिमेंट आए बट लास्ट में 99 और 100 पर ये हो गया एंड, तो इट इज फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। थर्ड और अब जो बचा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद सॉल्व करिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 और द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100, इन दोनों का आंसर आप खुद पता करिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 which is same as question number 2. State whether each of the following set is finite or infinite. इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सेम है, तो एज इट इज आप कर लेंगे। आपको इसमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये शायद 5वां क्वेश्चन या 4था क्वेश्चन है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग एनिमल्स रहते हैं, अब ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली जितने भी जानवर या जितने भी एनिमल्स अर्थ पे रह रहे हैं वो है तो फाइनाइट, अनगिनत तो नहीं है, गिने तो जा सकते हैं ना। हाँ, हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा है लेकिन ये सेट फाइनाइट ही होगा। और एक क्वेश्चन इसमें लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0,0, 0,0 से कितने सर्कल पास होके जा सकते हैं। तो 0,0 क्या होता है आपका ओरिजिन, पास होके जा सकते हैं। सपोज कर लीजिए एक सर्कल ऐसा हो गया, ओरिजिन को टच कर रहा है, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, फिर एक इतना छोटा हो गया, एक इतना बड़ा हो गया, फिर एक ऐसा हो गया। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सर्कल है। जैसे कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं, तो ये हम छोटा सा बेसिक है जो हम जानते हैं जूनियर क्लासेस से। तो इसी तरीके से
0,0 से इनफाइनाइट सर्कल पास होके जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल टू B और नॉट। क्या ये सेट आपस में इक्वल है कि नहीं। इसमें 4 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट लिया और फोर्थ लिया, बाकी के 2 आप खुद करिएगा। तो पहला सेट है A इक्वल टू ABCD और दूसरा सेट है DCBA। तो यहां पे हम देख रहे हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर सेम एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B, देयरफॉर A इक्वल टू B। तो यहां पे A B के इक्वल है, साफ हमको दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट A इक्वल टू X सच दैट X इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10, आइए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 10, 20, 30 एंड सो ऑन। अब इसमें आप देख रहे हैं 10, 15, 20। 15 इसमें है बट इसमें नहीं है, इतनी बात काफी है इन सेट्स को अनइक्वल करने के लिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा हेयर 15 बिलोंग्स टू B बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A। मैंने जब डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने कहा था, क्या डेफिनेशन थी, इफ X बिलोंग्स टू A देन इट इज कंपल्सरी X बिलोंग्स टू B। अगर कोई 2 सेट है, कोई एलिमेंट X A में आ रहा है तो वो B में भी आना चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। बट यहां पे आप देख रहे हैं 15 B में आ रहा है लेकिन A में नहीं आ रहा है, देयरफॉर A नॉट इक्वल टू B। ये प्रॉपर एक वैलिड रीजन हो गया इनको नॉट इक्वल बताने के लिए। अब आइए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये सेट के जो पेयर गिवन है ये इक्वल है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। कोई सेट A है जिसमें दे रखे 2, 3 जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है। सेट B दे रहा है इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और x इसका सॉल्यूशन है। तो आइए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो 2 3 होता है आपका 6 और 2 3 बनेगा यहाँ पर 5। तो सिंपल हो गया यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -2 और x इज इक्वल टू -3। तो जो मैं कह सकता हूं जो मेरा B सेट है वो किसके इक्वल होगा, अगर देखा जाए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, -2, -3। क्या 2, 3 -2, -3 के इक्वल होगा, नहीं होगा, देयरफॉर A नॉट इक्वल टू B। तो ये इसका वैलिड रीजन भी हो गया कि A B के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है आपको रीजन भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो को अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो F आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है, W आ रहा है। ये बता दिया था कि कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होगा। दूसरा B सेट दे रखा है, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ में कौन आ रहा है आपका, वोल्फ में भी आ रहा है आपका W, W, O, O, L, L, F, F। तो जो सेट आपका B है उसमें भी सेम लेटर आ रहे हैं, W, O, L, F। ऑर्डर मैंने बता दिया था, चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट वही है, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। तो ये 2 बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। Let's move on question number 6. This is question number 6 which is same as question number 5. इसलिए मैंने इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन है from the following pair of sets select equal sets। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी बेस पर आपको अब ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है खुद। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट विच इज 1.3। लेकिन उससे पहले अब सेट में असली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। जी हाँ, सबसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप क्लास 11 में तो यूज होगा ही होगा और इसका क्लास 12 में एक पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, हर जगह इसका यूज होता है। तो अब आइए देखते हैं सबसेट का मीनिंग क्या है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसेट। तो आइए देखते हैं कि सबसेट की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, फिर एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, तो यहां पे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज सम एलिमेंट और इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अगर हर एलिमेंट ए का कोई ना कोई एलिमेंट बी का भी है, कहने का मतलब यह है
कि ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो। अगर ऐसा हो गया तो वो तो इक्वल सेट हो जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने पहले पढ़ाया था। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होगा तब ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। अगर बी का हर एलिमेंट ए के अंदर होगा तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब हुआ इफ बी कंटेन्ड ए देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इफ ए कंटेन्ड बी देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि सबसेट का क्या मतलब है, अगर आपको इतना सा भी कंफ्यूजन है। सपोज कर लीजिए मैंने यहां पे कोई सेट लिया है रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 3 और कोई दूसरा सेट मैं ले रहा हूं सेट बी रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब ये बताइए ए कंटेंट बी और बी कंटेंट ए। तो आप देख रहे हैं बी कंटेंट ए यानी कि बी के अंदर ए है, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर आ रहा है, या ये कह सकते हो बी के कुछ एलिमेंट को लेकर ए को बनाया गया है। तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट कहलाएगा। इसका सिंबल ये है, हॉरिजॉन्टली आप यू बना दीजिए और इसके नीचे बार लगा दीजिए। कुछ सबसेट में बार लगता है और कुछ सबसेट में बार नहीं लगता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर होते हैं सबसेट, उसी के बेस पे हम इसका सिंबल डिसाइड करेंगे। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हेयर ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। जो सबसेट है उसको पहले लिखा जाएगा और जिसका सबसेट है उसको बाद में लिखा जाएगा और बीच में ये सिंबल बनेगा। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आइए मैं कोई दूसरा एक और बना लेते हैं। अब मैं लिख दूं कोई सेट है सी और इसमें मैं लिख दे रहा हूं 2, सिर्फ 2 लिख दे रहा हूं। तो बताइए बी कंटेंट सी और नॉट? यस, योर आंसर इज यस कि बी के अंदर सी आ रहा है। देखो 2 इसमें है और 2 इसमें भी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं आपसे कहूं एक है आपका सेट डी और उसके अंदर आपके मान लीजिए स्टूडेंट्स 1, 3, 11, 12। तो देखिए 11 बिलोंग्स टू डी बट 11 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि डी का हर एलिमेंट बी में नहीं है, मतलब बी डज नॉट कंटेन डी। तो यहां पर हम ऐसे करके लिखेंगे कि डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से आपको मैं समझता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस डेफिनेशन को आप एक स्टेटमेंट में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अब आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और A is called subset of B if any element A which is belongs to A। कोई एलिमेंट है स्मॉल a जो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है। इट इज इंप्लाइज दैट, तो ये इंप्लाई करेगा कि A जो है वो B में भी बिलोंग करना चाहिए। इतनी सी डेफिनेशन इस पूरी डेफिनेशन को समझा रही है। यही कमाल है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म का। A is called subset of B if A elements belongs to A, then it is implies that A must be belong to B। अब यहां पर एक बात सुन लीजिए, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, सपोज कर लीजिए कि A भी हो गया आपका 1, 2, 3 और B भी हो गया आपका 1, 2, 3, तो क्या हम ये नहीं कह सकते B कंटेंट A, या ये भी कह सकते हैं A कंटेंट B? जबकि ये दोनों इक्वली हैं, A इज इक्वल टू B, तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं, K मान लूं। तो यहां से स्टूडेंट्स एक थ्योरम जनरेट होती है। वो थ्योरम क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा, क्योंकि हर सेट के अंदर वो खुद तो होगा ही। तो याद कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए थ्योरम सबसेट के ऊपर। ये पहली थ्योरम है, एवरी set is a subset of itself। तो प्रूफ मैंने आपको ये थोड़ा सा समझा दिया है कि किस तरीके से आया है। इस पे टोटल 3 थ्योरम बनाई गई हैं। उन दूसरी थ्योरम पे आगे जाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं।
देखिएगा, A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, यानी कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हेयर A इज कॉल्ड, जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, यानी कि अगर B कंटेंट A तो A क्या कहलाएगा कि ये B का सबसेट है। अच्छा, देन B क्या कहलाता है, B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो सबसेट वाला सिंबल है उसको घुमा दीजिए बस, देखिए B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, तो ये सिंबल था सबसेट का और ये सिंबल है सुपरसेट का। B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो क्या होगी, देखिए, इफ एनी सेट कंटेन सम अदर सेट, अगर किसी सेट के अंदर कोई दूसरा सेट है, देन दैट सेट इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ द गिवन सेट। तो जो सेट हमें दिया गया है उसका ये जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, B इज अ सुपरसेट ऑफ A। अब हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, क्योंकि यहां पे मैंने बार नहीं लगाया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट होगा, देखिए, इफ कोई एलिमेंट है A बिलोंग्स टू A, देन इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू B, बट A नॉट इज इक्वल टू B। जो मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो उसका जो प्रॉपर सबसेट है वो नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने A को ले लिया 1 2 3 और मैंने B को भी ले लिया 1 2 3, तो स्टूडेंट्स ये B A का प्रॉपर सबसेट नहीं है या A B का प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट तो है, यहां पे हम लिख तो सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B या B इज अ सबसेट ऑफ A, बिकॉज B कंटेंट A एंड A कंटेंट B, ये लिख तो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं माना जाएगा। प्रॉपर सबसेट हम उसको तभी मानेंगे जब वो बट A नॉट इज इक्वल टू B, जब वो आपस में इक्वल ना हो। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 1, 2, यानी कि प्रॉपर तरीके से सबसेट बन रहा है। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है वो सिर्फ U है, यानी कि जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टली U बना देते हैं, जिसका माउथ राइट साइड में ओपन होगा। इफ A belongs to A implies that A belongs to B, but A not is equal to B, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। एक कंडीशन और है, याद रखिएगा। एक और थ्योरम मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये हटा देता हूं। सब सेट पे थ्योरम नंबर 2, इसको भी याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए। थ्योरम 2, नल सेट। नल सेट में तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो उसको हम किसी भी सेट के अंदर डाल दें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखिएगा कि नल सेट हर सेट का सबसेट होगा। ये दूसरी थ्योरम आ गई आपकी कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि कोई भी आप सेट ले लीजिए, ए सेट ले लीजिए 1 2 3, मैं आपसे पूछूंगी 5 इसके अंदर है कि नहीं है, तो 5 तो नल है, आप इसके अंदर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हियर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये हर सेट के जो सबसेट है वो हो जाएगा। तो 5 यानी कि नल सेट, और जो दूसरा है आपका वो सेट खुद, वो सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है। बाकी के जो बचे सबसेट, इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी, यानी कि इस कंडीशन को जो फॉलो करेंगे वो सारे सेट दिए हुए सेट के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। उसमें जो हम सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वो विदाउट बार करेंगे। जो बार वाला सिंबल है वो जनरल सबसेट का, कर तो सबके लिए सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं ये वाला सिंबल, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए आप ये वाला यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। अब बात रही इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये वाला सबसेट, आप ये वाला जो सबसेट का सिंबल है वो प्रॉपर में भी यूज करिए, इम्प्रॉपर में भी यूज करिए, कोई फर्क। लेकिन ये जो सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, ये आप यहां पे यूज नहीं कर सकते,
कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ? नहीं, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये वाला जो सिंबल है ये हर जगह जा सकता है। तो अब यहां से इस बात को समझ लीजिए प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या है और ये किन सेट के साथ यूज होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 3, जो लास्ट थ्योरम है सबसेट के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। क्या है थ्योरम, आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ गिवन सेट is 2 की power n, where n is the number of elements in the given set। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर अ गिवन सेट, अगर मैं यहां पर कोई एक सेट ले रहा हूं 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो इसके टोटल सबसेट में जितने बना सकता हूं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के लिए कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3, क्योंकि जो n है वो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, तो आंसर आ जाएगा 8। अब वो मैं 8 आपको बना के दे रहा हूं, एक आपको यहां से प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन मैं इस क्वेश्चन का बता देता हूं। तो आइए देखते हैं। तो पहला तो हम जानते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो एक ये हो गया। दूसरा मैं बता चुका हूं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक ये हो गया। इसको रिप्रेजेंट कर देते पी क्यू। अब एक आर ले लेते हैं, एक सिर्फ 1 हो जाएगा और एस कर देते हैं, सिर्फ 2 भी ले सकते हैं, ओके। आर एस टी ले लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इधर बना लेते हैं। अब हम ले सकते हैं 1 2, चलिए इसका नाम बाद में रख देंगे। 1 2 ले लिया, अब उसके बाद हम 2 3 ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं। अब एक हम 1 2 3 वो तो हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब क्या बचा? 1 3, देखिए एक 1 3 बचा। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सेम ही माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 कर दीजिए, आंसर 8 ही आ रहा था। तो इस तरीके से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ सबसेट बनता है वो होता है 2 की पावर n। इसका एक कॉन्सेप्चुअल वेरिफिकेशन है, लेकिन जब तक आप चैप्टर बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ लेते तब तक इसका वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बायनोमियल थ्योरम का यूज होता है। तो जब आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ लेंगे तब मैं इसका प्रूफ उस मेथड से जरूर कराऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसेट के ऊपर। एक्चुअली जो हमने नंबर वाले सेट पढ़े थे वो हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। तो याद रखिए नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, एंड रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये एक सीरीज है पूरे सबसेट की, इस बात को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या मतलब है। ये जो मैंने आपको इतनी बातें पढ़ाई हैं, इस बेस पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमारी जो नई हेडिंग है जो हमें पढ़ना है वो है इंटरवल्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर तो आप जानते हैं सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर को मिला के कहते हैं रियल नंबर्स। अगर कोई आपसे पूछे 1 एंड 1.02 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, तो रियल तो रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर जिंदगी भर आप इनके बीच के नंबर निकालते रहें तब भी खत्म नहीं होंगे। इसी बेस पे आप जो मैं बताने वाला हूं इंटरवल इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक बात को समझ लेंगे। अगर कोई 2 रियल नंबर है और वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए बस, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। 1.01, अब ये नंबर देख लीजिए, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। दूसरा मैं नंबर ले रहा हूं 1.011, फिर भी इससे छोटा है और इससे बड़ा है। इसी तरीके से 1.012
1 2, अब इसी की सीरीज चला दूं 1 2 1 1 2 1 3, तो इतने नंबर्स आ जाएंगे कि अगर हम अपने लाइफ टाइम काउंटिंग करनी स्टार्ट करें वो तब भी खत्म नहीं होंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए, दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई रियल नंबर है, कोई नंबर ले लीजिए x, सच दैट x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इक्वल भी कर लीजिए चलिए, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताइए कितने होंगे, कितने आंसर लिखेंगे आप? 1 करोड़, 2 करोड़, 1000 करोड़, तब भी तो कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा इंटरवल है। तो इस टाइप को अगर हम मैथमेटिक्स में दिखाना चाहेंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, उसी का आंसर आपको मिलेगा इंटरवल्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम इंटरवल फॉर्म में दिखाते हैं। वो इंटरवल 4 टाइप के होते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है, देख लीजिए। कोई एलिमेंट है या कोई आपका नंबर है x, सच दैट x a से बड़ा है और a के इक्वल है, और कोई दूसरा नंबर है b से छोटा और b के इक्वल है। अब x क्या है, x कोई रियल नंबर है, ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, रियल नंबर्स की एक नंबर लाइन बना रहा हूं। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं 0, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर्स माइनस में कहां तक जाएंगे, कोई काउंटिंग ही नहीं है, माइनस में इनफाइनाइट, और इधर प्लस में इनफाइनाइट। ठीक हो गई बात। तो ये सारे रियल नंबर्स आ गए, इनफाइनाइट तक प्लस में जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक माइनस में, और बीच के सारे नंबर हो गए। अब a तो मैंने कोई पॉजिटिव नंबर लिया है तो a 0 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। सपोज कर लीजिए मैंने a ले लिया यहां पर, b के बराबर भी और वो b से छोटा भी है, तो b ले लिया मैंने यहां पर। तो a और b तो इंक्लूड होगा ही होगा, क्योंकि वो a के इक्वल भी और b के इक्वल भी है, और इसके बीच के जितने नंबर्स होंगे वो। तो याद रहे, अगर इसका ये जो एंड पॉइंट है a और b, अगर ये इंक्लूड है तो ये डॉटेड जो है ये डॉट डार्क बनाते हैं। अगर ये इंक्लूड नहीं होते, यानी कि ऐसे होते, ध्यान दीजिएगा, तो ये डार्क नहीं बनते, ये एक सर्कल बन जाता है इस टाइप का। देख रहे हैं, आपको दिखाई देता होगा, देख लीजिए। तो ये मैं बना दूंगा दोनों डॉटेड। अब इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाते हैं a, b, और इसके लिए लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं दोनों साइड। इन लार्ज ब्रैकेट का मतलब ये है a से b तक जा रही है वैल्यू, यानी कि a से b के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब a to b बोलते हैं इसको। एंड इस तरीके से पढ़ते हैं a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड, यानी कि a भी है और b भी है। तो ये हो गया पहला इंटरवल, जिसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इस तरीके से इसको दिखाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको मैं एक देके समझा दे रहा हूं, सिंपल सी बात। मैं कह रहा हूं कि भाई 2 कोई नंबर है, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 2 के इक्वल भी हो सकता है 5 के इक्वल भी, और x रियल नंबर है। दिखाइए भाई आप इसको रोस्टर फॉर्म में। ला ही नहीं सकते आप रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर हो जाएंगे अनगिनत नंबर, क्योंकि वो रियल नंबर हो गया है। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो अब हम इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 2,5, यानी कि 2 से लेके 5 तक जा रहा है ये, और 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। ये इंक्लूड वाला ही आपको यहां पे बनाना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो दूसरा हमारा इंटरवल है वो है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो आइए देख लेते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या है। एक्चुअली सेमी ओपन या सेमी क्लोज वो 2 हो गए, इसलिए मैंने 4 बोला था, वैसे तो 3 ही हैं। तो दूसरा इंटरवल हमारा देख लेते हैं। बस इसके बेस पे आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से यूं कर लेंगे। तो दूसरा जो हमारा इंटरवल है वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, यानी कि आधा ओपन है, आधा ओपन है तो आधा क्लोज भी होगा। तो या तो सेमी ओपन कहते हैं या तो सेमी क्लोज कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कोई नंबर है x, सच दैट x जो है वो क्या है, a से बड़ा है बट b के इक्वल है और b से छोटा है।
तो एक तरफ से तो देखिए ये क्या हुआ आपका, एक इक्वल नहीं है यानी कि ओपन हो गया, और एक तरफ से क्लोज हो गया। और दूसरा तरीका क्या हुआ, या तो मैं इस तरीके से लिख दूं x such that x is equal to और greater than a but less than b। तो इसके लिए जो आपकी नंबर लाइन बनती है, देखिए प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, बीच में आपको जीरो दिखाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका a के इक्वल x नहीं है, इससे बड़ा, इसलिए देखिए मैंने यहां पे सर्कल बनाया, उसको शेड नहीं किया, हल्का सा मैंने डॉट बनाया और बीच में उसको व्हाइट रखा है। b को मैं कर दे रहा हूं डार्क, यानी कि b वाली वैल्यूज इसमें आ रही हैं, और a से जैसे ही आप 0.000 यानी कि नैनो में आगे जाओगे तब वो उसकी वैल्यू डिफाइन करने लगेगा। तो इस तरीके से हम किससे दिखाते हैं, a, b, x इज इक्वल टू b की तरफ से क्लोज कर देंगे और इधर से ओपन रखने के लिए हम इसको बनाते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि x इज इक्वल टू a, b इज इंक्लूडेड एंड a इज एक्सक्लूडेड। सिमिलरली अब इस वाले के लिए देखिएगा a, b इज एक्सक्लूडेड एंड a इज इंक्लूडेड। तो इन ब्रैकेट्स का अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। अब आप ये बात समझ गए होंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं इसका बहुत जल्दी से। सपोज कर लीजिए, फिर से मैं लेता 2, अब 2 से बड़ा है x बट 5 के इक्वल है और 5 से छोटा है, तो यहां पे x इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 5 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज एक्सक्लूडेड। अगर ये ऐसे हो जाता, 5 से छोटा हो जाता, 2 के इक्वल या 2 से बड़ा हो जाता, तो 2 की तरफ से क्लोज हो जाएगा और 5 की तरफ से ओपन हो जाएगा। अब रहा आपका लास्ट, जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, अभी ओपन इंटरवल क्या है, सपोज कर लीजिए x कोई नंबर है सच दैट x a से बड़ा है बट b से छोटा है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको कैसे दिखाएंगे, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट, 0, ये हो गया a, ये हो गया b, दोनों देखिए इंक्लूड नहीं है इसलिए दोनों को हम शेड नहीं कर रहे हैं। तो इसको दिखाने का तरीका ये x इज इक्वल टू a, b एंड बोथ आर एक्सक्लूडेड, या फिर ये इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए फिर से 2 है और 2 से बड़ा है x और ये मान लीजिए 6 से छोटा है। अब इसके बीच में अनगिनत रियल नंबर आएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसलिए हम दिखाएंगे, x को इंटरवल में आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो 2, 6 तो हो गया बोथ आर एक्सक्लूडेड। तो ये था कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.3 आपका होमवर्क है, आपको खुद ही इसको सॉल्व करना है। इन थ्योरम्स के बेस पे और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूं और आगे भी इस चैप्टर पे मुश्किल क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।